तो ये टॉपिक आपका जो केंद्र राज्य संबंध है अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन फिक्स रखिएगा, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है वो है आपका केंद्र राज्य संबंध, और उसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन विगत टीआरई के एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर पूछे भी जाएंगे। ठीक है, और जो लोग प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी मेंस में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव स्तर पे भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स रहता है, इस टॉपिक से देना ही देना है। ठीक है, और हर एक आयाम को लेते हुए हमने बहुत ही ढंग से नोट्स तैयार किया है केंद्र राज्य संबंध का। आप लोग जो भी लोग जुड़े हुए हैं तो उनको ग्रुप में भी हमने भेज दिया है, और साथ साथ आपके जो भी कंटेंट है उसमें भी आपके पीडीएफ के साथ साथ आपके सारे कुछ वीडियो और पीडीएफ दोनों तो अवेलेबल रहता ही है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को आप समझिएगा, फिर इसका जो नोट्स है उसको आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इसको 1-2 बार रीड कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, बीपीएससी चाहे प्रशासनिक सेवा हो चाहे टीआरई के एग्जाम हो, और पॉलिटिकल साइंस में तो निश्चित रूप से 3-4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इन टॉपिकों से, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध की बात है यहाँ पर, तो बहुत सारा टॉपिक इंक्लूड हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। टीआरई के एग्जाम में अभी आपको दिखाएंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे गए हैं, टीआरई 2 में भी पूछे गए थे। चलिए, जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, टीआरई 4.0 का तैयारी करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। केंद्र राज्य संबंध, जैसा कि टॉपिक है उससे नाम से ही क्लियर है, केंद्र मतलब आपको पता ही है, भारत क्या है, राज्यों का क्या है, संघ है। तो जो संघ है वही केंद्र के रूप में हम लोग जानते हैं कि हमारा जो केंद्र है, जैसे आप कह सकते हैं कि आपका केंद्र कहाँ से हैंडल हो रहा है पूरे देश का, तो दिल्ली से। ठीक है, तो केंद्र पूरे देश को चला करके आपका जितने भी राज्य हैं उसके संघ जब मिल जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है भारत में दोहरी शासन व्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो दोहरी शासन व्यवस्था, चूंकि आपका एक तो राज्य स्तर पे होता है, दूसरा क्या होता है आपका केंद्र के स्तर पे। ठीक है, तो इसीलिए आपके देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो दोहरी शासन व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद शासन 2 स्तरों पर की जाती है, जिसके केंद्र में एक संघीय सरकार है। केंद्र में क्या है, एक संघ का, सभी संघ को मिलाकर के एक सरकार का गठन किया गया है, वो है जिसके चारों तरफ परिधि में राज्य सरकारें हैं, यानी 28 जितने राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबको मिलकर के एक संघ बना, और उसकी जो सरकार है वही आपका क्या कहला रहा है, यहाँ पर केंद्र सरकार कहला रहा है। ठीक है, ऐसे भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। याद रखिएगा कि ये जो शब्द है केंद्र सरकार शब्द, वो कहीं पर भी भारतीय जो संविधान है उसमें प्रयोग नहीं किया गया है। याद रखिएगा, जो केंद्र सरकार शब्द है वो कहीं भी भारतीय संविधान में प्रयोग में नहीं हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद किंतु भारतीय संघवाद में केंद्राभिमुखता अंतर्निहित है। लेकिन भारतीय संघवाद क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है और उसमें केंद्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, यानी राज्यों से ज्यादा पावर केंद्र को मिला है। ठीक है, तो यहां पे यही चीज दिखा रहा है ये लाइन कि भारत में भारत राज्यों का संघ है, लेकिन जो केंद्र है, जो केंद्र सरकार है, वो सबसे ज्यादा यहाँ प्रमुख है, केंद्राभिमुखता अंतर्निहित है, यानी सभी राज्यों का जो संघ है और जो केंद्र सरकार है उसके पास विशेष पावर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध से जुड़े प्रावधान पूछेगा, कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन से अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की चर्चा की गई है भारतीय संविधान में, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 11 और 12 में। कौन कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 11 और 12 में केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, भाग 11 और भाग 12 में अनुच्छेद 245 से 293। ठीक है, याद रखिएगा भाग 11 और 12 है, अनुच्छेद कहां से कहां तक है,
तो 245 से 293 के बीच में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की चर्चा की गई है। ठीक है, पॉलिटी के जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब यही सब टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, और कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है वो 9-10 के आपके पॉलिटिकल साइंस जो बुक है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो पॉलिटी का सेशन स्टार्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव सेशन में करवाऊंगा, और खास करके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं जो एनसीईआरटी के द्वारा, और उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका भी साथ साथ प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे आप पॉलिटिकल साइंस में 40 में 35-36 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और इस बार भी जो लोग बैठे हैं तो लगभग 30 प्लस ही सब लोग का स्कोर था पॉलिटी में, खास करके। हाँ, हिस्ट्री में थोड़ा सा कम हुआ, 25-30 के बीच में लोग गए, क्योंकि 10 क्वेश्चन बहुत ही अटपटा टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब क्वेश्चन टफ होता है तो सबके लिए होता है, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो पॉलिटी सब्जेक्ट है यहां से आप स्कोर कर सकते हैं, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको जीवन पर्यंत फिर दोबारा समझने की आवश्यकता इसको होती नहीं है। आप इजीली जो है उसको सॉल्व कर ही लीजिएगा जब ऑप्शन में आपको आएगा तो। ठीक है, तो ये सब इस सब्जेक्ट की विशेषता है, तो ये सब सब्जेक्ट पे विशेष रूप से आप लोग मेहनत कीजिए जहां से आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। चलिए, तो केंद्र राज्य संबंध आप जान गए कि केंद्र और राज्य का जो संबंध की चर्चा भारतीय संविधान में भाग 11 और भाग 12 में किया गया है, और अनुच्छेद 245 से लेकर के 293 तक जो है वो आपका केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की चर्चा की गई है, किस किस प्रकार से संबंध होगा। ठीक है, 11 और 12 दोनों में, भाग 11 और 12 दोनों में। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है ना, 245 से 293 तक है, तो ये बड़ा अनुच्छेद का एक सीरीज है 245 से 293, तो दो भाग में गया है, 11 और 12। ठीक है, तो चलिए, अगर पूछेगा केंद्र और राज्य के बीच संबंध की चर्चा कितने भाग में किया गया है, दे देगा अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 12 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो उसमें एक से अधिक हो जाएगा, और 11-12 दे दिया भाग, तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, अब यहां पे हम लोग समझेंगे केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध हैं किस किस प्रकार के संबंध हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में क्या क्या संबंध स्थापित है आपके देश में, वो यहां पे है। तो सबसे पहले विधायी संबंध, यानी कानून बनाने का अधिकार। आपको पता होगा 3 प्रकार की सूचियां होती है, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची पे कौन कानून बनाता है, तो केंद्र बनाता है। राज्य सूची पे कौन कानून बनाता है, तो राज्य सरकारें बनाती है, विशेष परिस्थिति में केंद्र भी बना देता है। और समवर्ती सूची दोनों के मिली-जुली रूप से ही बनाया जाता है। और अवशिष्ट शक्तियां जो भी होती है, एक्स्ट्रा जो कानून बनाना होगा, कोई नया मुद्दा आ गया, जैसे कोरोना आ गया, तो उससे रिलेटेड संविधान का कोई पार्ट बनाना होगा, तो उस समय अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार को रहता है। ये चीज आपको जानकारी होगी, नहीं है तो आप जान लीजिए। तो विधायी संबंध है, कानून बनाने संबंधी शक्ति के बारे में है यहां पे। तो अनुच्छेद 245 से जो 255 है, 245 से 255, 245 से जो 255 अनुच्छेद है, यह केंद्र और राज्य के बीच में विधायी यानी कानून बनाने संबंधी क्या क्या अनुच्छेद में प्रावधान है, किस विषय पे कौन कानून बनाएगा और किस प्रकार से उसको राज्य को मानना पड़ेगा, उससे संबंधित आपका यहां पे अनुच्छेद 245 से 255 है। ठीक है, वही कार्यकारी संबंध यानी प्रशासनिक संबंध, जैसे आपका अखिल भारतीय सेवा है, यूपीएससी जो होता है केंद्र स्तर पे होता है, लेकिन वो जो एम्प्लॉय होते हैं, जो आईएएस आईपीएस बन के जाते कहां हैं, तो राज्य के अधीन जाते हैं। ठीक है, तो यहां भी संबंध है। तो कार्यकारी संबंध जो है वो अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक इसकी चर्चा की गई है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 256 से 63 तक कार्यकारी या प्रशासनिक संबंध के बारे में यहां पे चर्चा किया गया है। 256 से 263 जो मेंस राइटिंग करते हैं, जो मेंस में लिखेंगे, तो ये सब सारा जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है उस हिसाब से ट्री स्ट्रक्चर बनाते हुए लिखना होता है, तो आपको एक बेहतर मार्क्स मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वित्तीय संबंध जो है वो अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में अनुच्छेद में चर्चा किया गया, जिसमें वित्त संबंध, जैसे इस बार पूछा था वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, टीआरई 2 में पूछा था, आप लोग को पता होगा। अनुच्छेद 280 जो होता है, या टीआरई 3 में ही शायद पूछा था, अभी तो जस्ट कुछ दिन पहले, मुझे याद नहीं है,
लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग जो लोग एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा। अनुच्छेद वित्त संबंध वाला पूछा था अनुच्छेद 280, समवर्ती सूची वाला भी पूछा था, केमे अनुसूची में है। अब कब पूछा था ये नहीं मुझे पता है, लेकिन टीआरई के एग्जाम में हमने देखा था कि आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, अनुसूची की चर्चा जो है जो केंद्र सूची जो है आपका राज्य सूची, समवर्ती सूची, केमे अनुसूची में किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब आप देखिए कम से कम 4-5 क्वेश्चन यही चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे गए। तो इसको जब तक आप लोग अच्छे से नहीं समझिएगा तब तक बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो वित्तीय संबंध जो होगा केंद्र और राज्य के बीच में, चाहे वित्त आयोग का गठन हो, चाहे कोई भी संबंध है, तो वो 268 से 293 के बीच में ही अनुच्छेद होगा। तो कई बार अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता है वित्तीय देखे तो आप देख लीजिए कि 268 से 293 के बीच में कौन सा अनुच्छेद है, तो उस पर भी आप रिस्क लेके मार दीजिएगा तो सही चला जाता है। तो कई बार क्या होता है कि सभी क्वेश्चन आपको आता नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो कार्यकारी संबंधी जो संबंध है अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में है। जैसे यहाँ पे विधायी कानून बनाने संबंधी जो संबंध है 245 से 255 है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो अगर उस बीच के रेंज में अनुच्छेद है तो आप उस पर मार सकते हैं और आपका सही हो जाएगा, ठीक है जनरली। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे केंद्र तथा राज्यों के बीच में विधायी संबंध में क्या क्या शक्ति किस किस को दिया गया है, केंद्र को क्या शक्ति है, राज्य को क्या शक्ति है, उसके बारे में। किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति विधायी शक्ति है। कोई भी विषय पे कानून बना सकते हैं आप, चाहे शिक्षा पे हो, चाहे रोजगार पे हो, कोई भी विषय पे अगर कानून बनाता है उस संबंधी शक्ति यानी कानून बनाने वाली शक्ति विधायी शक्ति कहलाती है। विधेयक यही होता है, विधेयक कानून, जिसका बंटवारा अनुच्छेद 245 से 255 के तहत किया गया है। 245(1) के अनुसार, जो अनुच्छेद 245(1) क्या कहता है, कई बार क्वेश्चन पूछ देगा कि 245(1) जैसे यहां क्वेश्चन पूछे, संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगा। यह कौन से अनुच्छेद में चर्चा किया गया है कि संसद देश के किसी भी कोने के लिए कानून बना सकता है और राज्य अपने राज्य के अंदर किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है या पूरे राज्य में लागू कर सकता है। वो किस अनुच्छेद के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 245 का क या 1, ठीक है। अनुच्छेद 245 का क या 1 के तहत जो है ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए केंद्र कानून बना सकता है, वह अनुच्छेद 245(1) के तहत। चलिए संविधान की, अब देखिए यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था किस अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में विधि निर्माण के विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। या पूछेगा समवर्ती सूची किस अनुसूची में चर्चा किया गया है, या केंद्र सूची, राज्य सूची, सब समवर्ती सूची हो, चाहे केंद्र सूची हो, चाहे राज्य सूची हो, सब 7वीं अनुसूची में ही चर्चा किया गया है। यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। फिर मैं VVI लिख देता हूं, हो सकता है फिर आगे भी एग्जाम में पूछ दे। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तरह के क्वेश्चन BPSC का पैटर्न जो है। और कहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन तो इन्हीं चैप्टर से ही पूछे जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब कई बार पूछेगा कि कितने विषय हैं केंद्र सूची में, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, सब्जेक्ट कितने हैं। तो देखिए संघ सूची में जो अभी वर्तमान में सब्जेक्ट की संख्या है वो 99 है। केंद्र सूची में कितने विषय की संख्या है अभी वर्तमान में, तो 99 है। राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं। राज्य सूची में कानून बनाने के कितने विषय हैं, 61। और वहीं समवर्ती सूची में कानून बनाने के कितने विषय हैं, तो 52। एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि केंद्र सूची में कितने विषय हैं। तो याद रखिएगा केंद्र सूची में 99 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय है अभी वर्तमान में। ये एकाध आगे पीछे भी होते रहता है, तो इसको थोड़ा सा
अभी वर्तमान में यही है, ठीक है। बाकी एक बार नेट से भी अपडेट कर लीजिएगा, हो सकता है कोई अनुसूची आगे पीछे एक आध जोड़ दिया जाता है, कभी घटा दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में 99, जब मैं नोट्स तैयार कर रहा था उस समय 99 विषय केंद्र सूची में थे, राज्य सूची में 61 विषय थे और समवर्ती सूची में 52 विषय थे। अभी भी यही होगा, आप लोग नेट पे सर्च मार के एक बार देख लीजिएगा इसे। उसके बाद देखिए अब क्या है कि राष्ट्रीय विषय पे भी अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा में कानून बनाए जा सकते हैं। लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, जो उच्च सदन है जो राज्यसभा है, वहां पर भी राष्ट्रीय स्तर के केंद्र के लिए पूरे देश के लिए कानून बनाया जा सकता है और उसको राज्य में भी लागू किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ विषय है, कई बार पूछ देगा कि जैसे इनमें से कौन सा विषय जो है राज्य सूची का है या कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए केंद्र सूची, जो केंद्र का जिस पे कानून बनाने का अधिकार है, उसमें आपका विदेशी मामले, जितने भी विदेशी मामले होंगे उसमें कानून केंद्र सूची ही बनाएगा। कौन बनाएगा? विदेशी मामले में कोई भी फॉरेन पॉलिसी तैयार करेगा तो वह केंद्र ही तैयार करेगा, याद रखिएगा, केंद्र ही आपके विदेशी मामलों को तैयार करेगा। उसके बाद रेलवे संबंधी जितने भी कानून बनेंगे वो आपके केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाए जाएंगे। तीसरा वायुसेना, ठीक है, एयरफोर्स या जो भी हो सेना संबंधी जो भी है, वायु सेना हो चाहे कोई भी सेना हो, केंद्र ही बनाता है। डाक सेवा आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह का, सेना हो गया, मुद्रा हो गया, वायु सेवा ये होता, चूंकि सेना यहां दिया हुआ ही वायु सेवा, ठीक है। तो ये सब जो भी हैं कानून बनाने का, इन सब विषयों पे केंद्र का ही पावर है, मुद्रा जारी करने का, निर्गत करने का। उसके बाद राज्य के अंदर विषय स्थानीय शासन, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको लागू करवाने का काम राज्य सरकार करेगा। कृषि संबंधी समस्या, उसका निदान का काम राज्य सरकार करेगा। जेल जो होता है, जेलर वगैरह की नियुक्ति, जेल में जो भी है व्यवस्था करना। पुलिस प्रशासन की जो नियुक्ति है वो भी राज्य करेगा। शराब संबंधी नियम भी राज्य बनाएगा, जैसे आपके देश में आपके राज्य में शराब बंद किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे राज्य में शराब बिक्री होती है खुलेआम, तो ये कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, इसीलिए किसी राज्य में शराब बिक्री नहीं होती है, किसी में होती है। भूमि संबंधित जो राजस्व है वो सब वसूली करने का काम, खरीद बिक्री जो जमीन होता है वो सब भी जो फंड है वो राज्य सरकार को जाती है। वाणिज्य व्यापार जो होता है वो भी कानून बनाने का अधिकार राज्य को ही दिया गया है, वाणिज्य बनाने का, वाणिज्य व्यापार। अब देखिए समवर्ती सूची, जो केंद्र और राज्य दोनों को उस पर कानून बनाने का अधिकार है, तो उसमें है आपका वन, जंगल से संबंधित नियम केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची में आता है। केंद्र और राज्य दोनों का उत्तरदायित्व होता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा दे, और दोनों फंड मुहैया करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शिक्षा में। उसके बाद सामानों में मिलावट की जांच करने का काम भी दोनों के होता है। आप देखते होंगे जो भी फूड इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं केंद्र के भी होते हैं, राज्य स्तर के भी होते हैं। मजदूर संघ ये आपका केंद्र का भी हो सकता है, राज्य का भी हो सकता है, उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है। अनुच्छेद 254 के तहत केंद्र जो है समवर्ती सूची के विषय पे कानून बना सकता है, ठीक है। विशेष पावर समवर्ती संबंधी सूची है कि अनुच्छेद 254 के तहत केंद्र जो है किसी भी विषय पे कानून बना सकता है, समवर्ती संबंधित विषय पर, ठीक है। अनुच्छेद 254 याद रखना है। अवशिष्ट शक्ति किसको कहते हैं, ठीक है, यानी कोई एक्स्ट्रा कानून बनाना है, कोई नया विषय आ गया, मुद्दा आ गया, जैसे अभी साइबर से संबंधित बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, आपके जो अकाउंट से पैसा जो है गायब कर दिया जाता है, ठीक है। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या बहुत सारे एक्ट जो बनाए जाते हैं तो वो सब केंद्र के द्वारा ही बनाया जाता है, उस पर राज्य सरकार का कोई यहाँ पे नहीं होता है। तो जो अवशिष्ट शक्ति चूंकि राज्य के पास नहीं होता है, अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार के पास होता है, तो इन सब विषयों पे जो समसामयिक रिलेटेड मुद्दा आ जाता है कोई, तो जैसे साइबर अटैक हो गया
तो इन सब पे जो कानून बनाएगा कौन बनाएगा, तो वो केंद्र सरकार बनाएगा। तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कहिएगा कि कौन सा कानून, कौन से विषय पे, तो जिस विषय का उल्लेख नहीं हुआ है आज तक, देखिए वे सभी मामले जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, जैसे कोरोना के काल अगर कोई कानून बनता स्वास्थ्य संबंधित तो वो केंद्र सरकार ही बनाती, राज्य सरकार उस समय नहीं बनाती, सूची में नहीं है, ऐसे विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। जिस सूची की चर्चा आज तक संविधान में नहीं हुई है अभी तक, अगर उस विषय पे कानून बनाना है तो केंद्र ही बनाएगा, क्योंकि अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास ही है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाने के बाद मुझे नहीं लगता आप लोग को दिक्कत होगा, और बहुत ही ढंग से हमने नोट्स भी बनाया है। हर एक जो तथ्य है जो नोट्स में आपको दिख जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, फुल गारंटेड। अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे, इसलिए मैं बोलता हूं हमारे नोट्स इतने महत्वपूर्ण हैं, अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, और सभी लोग को ये समझ में नहीं आएगा, अच्छी किताबें और अच्छा नोट्स या सबको समझ में नहीं आता है। कई लोग रट्टा मारने में लगे हुए हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं उनके चक्कर में पड़े हुए हैं। जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखने में चूंकि टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो उतना प्रेशर दे नहीं रहे दिमाग पे, कल के डेट में उनको जो है सफलता नहीं लगेगी हाथ में, ठीक है। तो समझना होगा आपको कि तथ्य और जो नोट्स है उसकी महत्ता होती है कि क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए और हर एक चीज समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग समझ गए, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग अभी चर्चा किए थे, हम लोग केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विषय के बारे में बताया, कौन विषय किसका है ये बताया। यहां से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन फिक्स रखिए, दे ही देता है बीपीएससी। अब जो संबंध है उसमें हम लोग विधायी संबंध की चर्चा करेंगे, कानून बनाने संबंधी जो चर्चा है उसका। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है, यानी अवशिष्ट शक्ति किसको दिया गया है भारतीय संविधान ने, ये क्वेश्चन पूछ देगा। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां संसद को दी गई है, तो अनुच्छेद 248 के तहत दिया गया है। या ये पूछ देगा कि अवशिष्ट शक्ति किसको दी गई है, तो केंद्र सरकार यानी संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार देती है। देखिए राज्य सूची का कानून तो राज्य सरकार को तो है ही, लेकिन अनुच्छेद 249 क्या कहता है आपका कि केंद्र भी राज्य से संबंधित राष्ट्रीय हित का अगर कोई मुद्दा है जो एक से अधिक राज्यों पर लागू होगा, वैसे मुद्दों पे कानून बना सकती है केंद्र। ये पावर अनुच्छेद 249 के तहत दिया गया है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि राष्ट्रीय हित से संबंधित जो है राज्य सूची में विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो है संसद को कौन सा अनुच्छेद देता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 249, यानी अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा जो कि केंद्र का है, लोकसभा राज्यसभा, राज्य संबंधित किसी भी विषय पे कानून बना सकती है, लेकिन वो राष्ट्रीय हित का मुद्दा होना चाहिए, एक से अधिक राज्यों में लागू होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब है अनुच्छेद 252, दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। अगर दो या दो से अधिक राज्य चाहे कि उस मुद्दा पे केंद्र सरकार कानून बनाए, रिक्वेस्ट करे, तो अनुच्छेद 252 के तहत केंद्र जो संसद है वो कानून राज्य के लिए भी बना सकता है, लेकिन दो या दो से अधिक राज्य उसके लिए उनको कहे तब, ठीक है, अनुरोध करे तब, याद रखिएगा। अनुच्छेद 253 भारत सरकार के द्वारा किसी भी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय के लिए राज्य सूची के विषय में विधि पारित कर सकती है, ठीक है। तो यहां पे ये सब पावर आपको केंद्र सरकार को दिया गया है। राष्ट्रपति शासन के दौरान जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो अनुच्छेद 356 वहां लगा दिया जाता है, आर्टिकल 356
जो क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। अनुच्छेद 352, 356, 360 ये राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत ही लगता है। तो उस समय में राज्य की सारी जो विधायी की जो शक्ति है, यानी राज्य के अंदर जो कानून बनाने की जो शक्ति है, वो किसके पास आ जाएगी, तो उस समय केंद्र के पास आ जाता है। तो इसीलिए कहता है राष्ट्रीय आपात या किसी राष्ट्रपति शासन लग गया किसी राज्य में, तो उस समय वहां का सारा कानूनी व्यवस्था केंद्र सरकार देखती है और राज्य के लिए कानून भी उस समय बनाने का काम जो करेगी वो केंद्र ही करती है अनुच्छेद 356 के तहत। क्या लिख रहे हैं, पता नहीं बीपीएससी में कैसे कैसे लोग आ गए हैं, हर टीआरई एग्जाम में क्रिएटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरे भाई, क्रिएटेड नहीं पूछेगा तो कहां से पूछेगा, उसको सैलरी मिलता है क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन छापने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं वो सैलरी मिलता है। जो भी लोग बनाते होंगे क्वेश्चन, तो क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या लूसेंट का डाल के देंगे आपको कभी सब। अब तो फिलहाल ये सब आप लोग सोचिएगा भी नहीं कि क्वेश्चन जो है आपको रटे रटाए पूछे पुछाए या पहले से पढ़ा हुआ आएगा ना, इसी लाइन में से कहीं कहीं से क्रिएट होगा। ठीक है, इतना आप आयोग को ये थोड़े ही है, आयोग में बहुत सारे लोग जो हैं केवल क्वेश्चन बनाने के लिए ही रहते हैं, जान लीजिए। और एक से एक वहाँ पे विद्वान लोग रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है बिहार के ही, अदर स्टेट से भी उनको बुलाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। जितने भी प्रोफेशनल्स लोग हैं, आप जो भी लोग बीपीएससी को अच्छे से जानते हैं उनको पता होगा, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितना भी इंटरव्यू होता है या कोई कुछ भी होता है, तो बाहरी लोग भी आते हैं, उनको बुलाया जाता है स्पेशल फंड देके। ठीक है, और क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि बिहार के प्रोफेसर सेट करें, अलग अलग राज्यों से आते हैं लोग, या वहाँ से उनको इंपोर्ट करके बुला के या उनको काम दे के टास्क दे करके क्वेश्चन बनवाया जाता है। और सब विषय के विद्वान लोग रहते हैं, वो अपने अपने विषय में जो क्वेश्चन बनाते हैं वो उस विषय के जानकार रहते हैं। ठीक है, तो इतना आसान नहीं समझिए आप। ठीक है, बीपीएससी और कई लोग को लगता है कि चूंकि कम नंबर पे भी पास करके, चूंकि सीट ज़्यादा था तो बन गए टीचर, तो वो समय गया। अब जान लीजिए, अब मेहनत कीजिए अच्छे से। टीआरई 1 और टीआरई 2 नहीं है, अब सीट घट गया है। अब बीपीएससी निकालना आपके लिए इतना आसान काम नहीं होगा जब तक आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख के नहीं जाइएगा। बार बार बोल रहे हैं यही चीज़। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखिए और क्वेश्चन क्रिएटेड रहेंगे ही रहेंगे। हम शुरू टीआरई 1 से ही बोल रहे हैं। अगर आप लोग हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट होंगे, पहले से पढ़ रहे होंगे, तो पता होगा टीआरई 1 से ही बोल रहे हैं। और वही सब चीज़ हो रहा है, जो चीज़ पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ाते हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जो लोग पढ़े, जो लोग पास किए उनको पता है। बाकी आप लोग नए अच्छे से जितना करवाए हैं उतना कीजिए शांतिपूर्ण, उसी से जो होना होगा होगा। चलिए, राष्ट्रपति शासन के दौरान 356 अनुच्छेद क्या है, तो आपका उस समय किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, और वहां की सारी विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति जो राष्ट्र सूची पे कानून राज्य सरकार बनाती है, उस समय वह विषय पे कानून जो बनाएगा वो केंद्र बनाएगा। ठीक है, यही चीज ये कह रहा है। राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के संबंध में राज्य विधायिका पर भी केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। जब अनुच्छेद 356 लग जाता है तो जो भी राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं होगी उस पर भी जो नियंत्रण केंद्र सरकार ही करती है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी भी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है, और अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर जेबी विट्टो या निरपेक्ष विट्टो का प्रयोग कर सकता है। यानी मान के चलिए किसी भी राज्य के विधानमंडल कोई भी कानून बनाना चाह रहा है, अगर राष्ट्रपति उसको पारित नहीं करता है और वह किसके लिए संरक्षित रखेगा, तो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 200 के तहत, और राष्ट्रपति बोलेगा तब जाकर के वो फिर लागू होगा, या राष्ट्रपति चाहे तो उसको जेबी में रख ले, जेबी विट्टो पावर। ठीक है, जेबी विट्टो
या निरपेक्ष बिट्टों का प्रयोग करके कानून बनाने से रोक सकता है। लेकिन जब दोबारा फिर वो जाएगा तो उसको पारित करना ही होता है आपके राज्यपाल को, ठीक है। तो अनुच्छेद 200 इतना पावर दिए हुए राज्यपाल को कि किसी भी कानून को जो राज्य में लागू होगा उसको वो रोक सकता है या राष्ट्रपति के इच्छा के लिए रख सकता है, ठीक है, उसके विचार के लिए रख सकता है। ये पावर, चूंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो ऐसे में क्या होगा कि कोई भी राज्य मनमाने ढंग से अपने तरह से कानून बना सकता है। तो उसके कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे केंद्र ने एक हथियार बना करके रखा हुआ है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल उस राज्य के लिए जो कानून बन रहा है उसको रोक लगा देगा उस समय, और वो राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको रख सकता है उस विधेयक को, ठीक है। तो ये पावर जो है अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को दिया गया है। अनुच्छेद 254 क्या कहता है, यदि राज्य विधानसभा संसद के किसी कानून के विरोध की स्थिति में है तो संसद का कानून मान्य होगा। अगर मान के चलिए किसी कानून, जैसे शिक्षा संबंधी कानून हो गया, उस पर केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। अगर दोनों में विवाद हो गया, ठीक है, तो उस स्थिति में राज्य का कानून लागू नहीं होगा, केंद्र का कानून लागू होगा, ठीक है। तो विवाद की स्थिति में हमेशा सर्वोपरि आपका केंद्र होगा, और यह अनुच्छेद 254 कहता है। तो यही थे महत्वपूर्ण आपके विधायी संबंध केंद्र और राज्य के बीच में। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे कार्यकारी संबंध या प्रशासनिक संबंध भी इसको कह सकते हैं। अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक प्रशासनिक जो आपका शासन व्यवस्था चलता है उससे संबंधित यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, और यह संबंध कार्यकारी संबंध या प्रशासनिक संबंध कहलाता है। अनुच्छेद 256 से लेके 263 तक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला यहाँ टॉपिक, सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध क्या होता है केंद्र और राज्य के बीच में, प्रशासन से संबंधित, कार्यपालिका से संबंधित संबंध क्या होता है। दूसरा, आपातकाल में प्रशासनिक संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले जो आपातकाल वाला है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 आपको पता होगा, अनुच्छेद 352 जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, लोग हथियार उठा लें, उस स्थिति में पूरे देश में कानून जो है सेंट्रल हो जाता है, ठीक है। तो पूरा उस समय आपातकाल की स्थिति में जो पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। उसके बाद अगर किसी राज्य का शासन व्यवस्था विफल हो जाता है, बहुमत दल की सरकार नहीं रहती है, नहीं बन पाते, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात है, जब देश की स्थिति वित्तीय रूप से कमजोर हो जाएगी तब ये लगाया जाएगा, आज तक लगाया नहीं गया है। 4 का गैप है, 352, 356, 360, ठीक है। अब यहाँ पे सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध क्या क्या है। ये तो आपातकाल में तो पूरा पावर ही केंद्र के पास चला जाता है इस अनुच्छेद के तहत, लेकिन सामान्य परिस्थिति में क्या है, कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा किया गया है विषय वाइज बना के। राज्यों को निर्देश देने का जो आपका डीपीएसपी में क्या है कि केंद्र सरकार राज्य को निर्देश देता है ना, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कीजिए, तो निर्देश देने की शक्ति है। अखिल भारतीय सेवाएं जो यूपीएससी होता है उसके तहत अखिल भारतीय स्तर पे जो भी आईएएस आईपीएस बनाए जाते हैं। अन्य संवैधानिक प्रावधान भी किया गया है, संविधानेतर, संविधान के अलावे भी जो संविधान में चर्चा नहीं है उसके अलावे भी बहुत सारा प्रावधान कार्यकारी संबंधित केंद्र और राज्य के बीच में किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या है वो। अब देखिए कार्यकारी शक्ति संबंध जो सामान्य बंटवारा है वो क्या है, जिस विषय पर केंद्र कानून बनाती है उस पर केंद्र प्रशासनिक अधिकार, जिस विषय पे केंद्र कानून बनाएगी उस पे प्रशासनिक अधिकार भी किसका होगा, केंद्र का होगा। और जिस विषय पे राज्य बनाएगा कानून उस विषय का प्रशासनिक अधिकार भी राज्य सरकार का होगा, ठीक है। तो जो जिस विषय पे कानून बनाएगा उसका प्रशासनिक अधिकार उसी के पास रहता है। अनुच्छेद 256 क्या कहता है, राज्य क्षेत्र में संसद कानून अनुपालन सुनिश्चित रहे, यानी किसी भी राज्य में जो संसद से संबंधित कानून है
जो संसद कानून बनाती है वो लागू रहेगा अनुच्छेद 256 के तहत। प्रत्येक राज्य को संसद यानी केंद्र का कानून मानना पड़ेगा। अनुच्छेद 257 केंद्र सरकार के साधनों एवं रख रखाव राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, जो साधन है जैसे खनिज संपदा, जैसे झारखंड है तो ऐसा रहे तो झारखंड सबसे अमीर राज्य हो जाए, चूंकि कोयला है, बहुत सारे खनिज संपदा है। लेकिन क्या होता है कि जहां पे खनिज है, प्राकृतिक संसाधन है, तो उस पर केंद्र का हक होता है। ठीक है, तो वैसे संसाधनों के रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। हाँ, उसका ये बात है कि उसमें उसका परसेंटेज बनता है, लेकिन पूर्ण रूप से उस राज्य की खनिज संसाधन या कोई भी जो भी आप विरासत है तो वो उस राज्य का नहीं होता, बल्कि वो पूरे देश का विरासत होता है और उसकी रख रखाव की केवल जिम्मेदारी राज्य को दी जाती है। और अनुच्छेद 257 के तहत यानी केंद्र संबंधित कोई संसाधन है या साधन है तो उसकी रख रखाव, जैसे मान के चलिए रेलवे है तो वो हर एक राज्य से गुजरेगा, है तो वो केंद्र का चीज। अब केंद्र और राज्य के बीच विवाद होगा तो क्या रेलवे पटरी उखाड़ के कोई हटा देगा? राज्य कहेगा हम अपने राज्य से गुजरने नहीं देंगे। अगर ऐसा होगा तो ये मुद्दा बार बार आपको दिखाई देता कि जहां पर केंद्र की सरकार नहीं है वहां पे पता चल रहा है कि रेलवे बंद हो गया, उस रास्ते से जाने ही नहीं दिया जा रहा है। तो यही चीज है अनुच्छेद 257 के तहत केंद्र सरकार के साधन हो, रेलवे हो या कोई भी चीज है, उसकी सुरक्षा, डाक हो, ये सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार को रहती है अनुच्छेद 257 के तहत। अनुच्छेद 258 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार के अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका में शामिल विषय से संबंधित शक्तियों तथा कृत्य सौंप सकता है। अनुच्छेद 258 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति से सरकार के अधिकारियों को केंद्र के कार्यपालिका में शामिल कर सकता है। कई बार आप लोग सुनते होंगे कि लोग डीएसपी से भी प्रमोटेड होकर एसपी बन सकते हैं। ठीक है, क्यों? चूंकि यही शक्ति है अनुच्छेद 258 के तहत। जो लोग राज्य स्तरीय आयोग के द्वारा भी पास करके जाते हैं तो हो सकता है कि अपने नौकरी के लास्ट पीरियड में यूपीएससी कैडर में जा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 258 के तहत ऐसा प्रावधान है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चयन व प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, तो जब भी आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनते हैं तो वो केंद्र के द्वारा ही बनाए जाते हैं, लेकिन ये कार्य जो करते हैं, प्रशिक्षण और ये सब ट्रेनिंग देने का काम केंद्र करता है, लेकिन जब ये काम करते हैं तो वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका याद रखना है। अन्य संवैधानिक प्रावधान में क्या है वो देखिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये चर्चा हमने पिछले भी क्लास में राज्यपाल चैप्टर में बताया था। रबर स्टैंप के रूप में प्रयोग होता है राज्यपाल का। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार, राज्य के निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं राष्ट्रपति, केंद्र को यहां पावर है। राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का भी अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, अब संविधान के अलावे यानी संविधानेतर प्रावधान क्या क्या है जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, पेशेंस से सुन लीजिए, क्वेश्चन बनेगा, तुरंत में परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई लोग जो है सोचते हैं 10 मिनट 15 मिनट का शॉर्ट वीडियो थोड़ी देख रहे हैं, मनोरंजन का चीज़ थोड़ा ही है, ये ज्ञान का चीज़ है, जानकारी का चीज़ है, टाइम देना पड़ेगा एग्जाम में अगर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो कई लोग जो है 15-20 मिनट में ही थक जाते हैं, तो अपना टाइम बढ़ाइए। ठीक है, मेहनत कीजिए। बीपीएससी में टीचर भी बनना है और जो लोग प्रशासनिक सेवा के लिए पढ़ रहे हैं तो अभी से 8 घंटा 9 घंटा 1-2 साल पढ़िए, तब जा करके अब आपका बीपीएससी प्रशासनिक सेवा वाला निकलेगा। इतना आसान नहीं है, जान लीजिए। ये लाख का लाख सीट रहता है तब आपसे नहीं हो रहा है, बहुत लोग परेशान रहते हैं। वहाँ 500 सीट आएगा, 250 सीट आएगा, बच्चे 5 लाख रहते, प्री मेंस इंटरव्यू देते देते परेशान हो जाइएगा। 1-2 बार नहीं हुआ तो बैठ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि संघर्ष करना इतना आसान नहीं होता है, प्री देना, मेंस देना, इंटरव्यू देना।
अब फिर नहीं हुआ, पुनर्मुस्को भव, फिर से आप लग जाइए प्री में, फिर पैटर्न बदल जाता है, फिर टफ हो जाता है। तो जो करना है एक बार में फोर्सली कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा के लिए रह जाइएगा तो फिर समस्याएं परेशानी बढ़ेगी, जैसा कि हम लोग के जीवन में हुआ। ठीक है, जब प्री मेंस इंटरव्यू देते थे तो उतना सीरियस में नहीं पढ़ाई किए, उतना ध्यान नहीं देते थे, लगता था हो जाएगा, इजी मोड में पढ़ाई करते थे। और जब नहीं हुआ तो अब लगता है कि प्री भी निकालने के लिए बहुत स्टडी करने की आवश्यकता है। क्योंकि समय के अनुरूप क्या हुआ, सब कुछ बदला और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है। नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं, नए नए उमंग वाले लोग, नए नए जोश वाले लोग। टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा। जो लोग TRE 1 में बैठे अब TRE 2, 3 में नहीं पास कर पाएंगे, जान लीजिए। तो समय के अनुरूप उन्होंने ले लिया, फिर अभी TRE 4 होगा, उससे टफ, TRE 5 में और टफ हो जाएगा। तो और एक समय ऐसा आएगा कि आपको बिहार में नौकरी लेना, टीचर का भी जॉब मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे चूंकि सीट के हिसाब से ही कट ऑफ होता है। तो जो भी लोग TRE 3 में बैठेंगे, TRE 4 उसको अंतिम अभियान मान करके तैयारी कीजिए। ठीक है, हुआ तो हो ही गया, नहीं तो फिर मुश्किल है। चलिए, ऐसे सलाहकारी निकायों जो केंद्र और राज्यों के समन्वय को बढ़ाने का प्रयास करते हैं एवं ऐसे निकायों का उल्लेख संविधान में नहीं होता है, उसको संविधानेतर संस्था कहते हैं। इसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा आयुक्त पदाधिकारी करते हैं, जिसकी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है। जैसे नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार पूछेगा ये क्या संवैधानिक आयोग है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो संविधानेतर है, संविधान में इसकी चर्चा, नीति आयोग की चर्चा नहीं किया। पहले यही था योजना आयोग, उसकी भी चर्चा संविधान में नहीं थी। उसके बाद राष्ट्रीय जो विकास परिषद है, अरे यार राष्ट्रपति लिख दिया, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसका भी चर्चा संविधान में नहीं है। राष्ट्रीय एकता परिषद, इसका भी चर्चा नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, विभिन्न प्रकार के सम्मेलन, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, प्रमुख सचिवों का सम्मेलन, गृह मंत्रियों का सम्मेलन, ये सब जो इससे संबंधित जो आयोग है या निकाय है, ठीक है, तो इस पे भी कानून बनाने का जिम्मेदारी केंद्र को ही दिया गया है, याद रखिएगा। अगर सभी राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाना है, मीटिंग करवाना है किसी मुद्दे को लेके, तो ये सब केंद्र ही करेगी। अब आ जाते हैं केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध की चर्चा हम लोग करेंगे। केंद्र और राज्य के बीच में क्या क्या वित्तीय संबंध हैं और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, कौन सी पॉलिटी में प्रॉब्लम है, मुझे पॉलिटी में प्रॉब्लम है 9th का NCERT बुक लाइन बाय लाइन पढ़िए। बाकी जितने भी वीडियो हैं हमारे उसको देखिए, नोट्स देखिए। 35 नंबर का गारंटेड, 35 नंबर इजीली आप ला सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, तो NCERT 9, 10 जरूर पढ़िएगा अच्छे से, और साथ साथ जितने भी नोट्स हैं उसको जरूर पढ़िएगा। चलिए, केंद्र राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है वो अनुच्छेद 268 से 293 में चर्चा किया गया है। अगर भाग पूछे तो भाग 12। अगर पूछेगा वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध की चर्चा है केमे भाग में की गई है, तो याद रखिएगा भाग 12 अनुच्छेद 268 से 293। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वित्त का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में किया जाता है। कई बार पूछेगा किस अधिनियम के तहत वित्त आयोग का गठन की बात की गई थी, तो याद रखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही वित्त आयोग की चर्चा हुई थी, जिसके तहत अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित भी आए। ये क्वेश्चन आपको पूछा था TRE के एग्जाम में। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। इसका प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व जो टैक्स जमा होता है उसका बंटवारा से है। संघ सूची के विषय पे कर आरोपित करने की शक्ति केंद्र को दिया गया है, वहीं राज्य सूची के विषय पे जो है टैक्स वसूली करने का काम राज्य सरकार को दिया गया है, राज्य सूची में वो विषय दिया गया है। GST जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसको ये भी क्वेश्चन पूछा गया था
कब लागू किया गया है इकोनॉमिक्स में, तो 2000, इसी बार पूछा था 2017 में, इसको जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था जीएसटी। अनुच्छेद 275 के तहत संसद को यह अधिकार है कि राज्यों को उसकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर वह अनुदान दे, क्योंकि राज्य डिपेंडेंट किस पे है, केंद्र पे। ठीक है। वर्तमान में भारत सरकार ने एकीकृत साझा बाजार बनाने हेतु एक नया अप्रत्यक्ष कर लाया है, जिसको कि हम लोग जीएसटी कहते हैं। तो यह किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। कई बार पूछेगा डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, तो यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें विभिन्न प्रकार के केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय करों को शामिल किया गया है। यानी विभिन्न प्रकार के कर जो पहले अलग अलग थे उसको एक साथ जोड़ के जीएसटी के नाम से जोड़ दिया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, राज्य स्तरीय राज्य वैट, केंद्रीय क्रय कर, विलासिता कर, ये सब को जीएसटी के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया गया है। अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र के द्वारा वसूली किया जाने वाला राज्यों को बांट दिया जाएगा, यानी जो केंद्र सरकार भी वसूली करती है तो राज्यों को उसका हिस्सा मिलता है। क्योंकि केंद्र क्या है, राज्यों से ही मिलके बना है, तो केंद्र के पास पैसा जाएगा तो फिर राज्यों से ही जाएगा ना, तो फिर वो राज्यों को ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी। चलिए, राज्यों की कराधान संबंधी शक्ति एवं नियंत्रण, अनुच्छेद 276, 286, 287, 288 के तहत ऐसे नियंत्रण लगाए गए हैं जिससे केंद्र और राज्यों के बीच तनाव नहीं हो। ठीक है, यहां तक आपका जो है हमने पढ़ा दिया, जो कि आपके प्री के दृष्टिकोण से टीआरई के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी और भी चीज है इसके तहत, तो वो उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं होगा। ऐसे मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि उन तथ्यों को भी बता दूं, और साथ साथ जो मेंस राइटिंग करते हैं वो लोग नोट्स को आपके पास चला ही गया है, उसको देखिएगा। और केंद्र राज्य के बीच में जो क्वेश्चन पूछा गया है आज तक, वो नीचे में मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं उसकी चर्चा हमने कर दी है, चूंकि यह कंबाइंड बैच चल रहा है। जैसे पूछा है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों की विश्लेषण कीजिए और वर्तमान समय में संघीय सरकार और बिहार राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। केंद्र और राज्य के बीच में तनाव क्यों हो रहा है भाई? केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रहा है। प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा कीजिए। भारतीय संघीय व्यवस्था में सामयिक दिगों की व्याख्या करें। क्या राज्यों की अधिक क्षमता की आवश्यकता है? भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी परिषद एनसीटीसी के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेकर के इसको चर्चा करना है, तो ये मेंस में हो जाता है। इसका आपको बिहार राज्य और केंद्र के बीच में क्या क्या कब कब जो है दोनों के बीच में लड़ाई हुआ है, केंद्र और राज्य के बीच में वित्त को लेकर के, उसकी चर्चा हमारे नोट्स में यहाँ दिया हुआ है। तो सबको लिखते हुए संबंध को अच्छे से लिखा जाता है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की जाती है। मेंस राइटिंग के लिए जो लोग प्रशासनिक सेवा में मेंस की तैयारी करें उनके लिए तो क्वेश्चन लास्ट में है, तो एक आध क्वेश्चन लिख के देखिएगा। तथ्य इसी में है, रॉ मटेरियल इसी में से उठाना है और इसी में से एक्सप्लेन करते हुए जो लोग प्रशासनिक सेवा की मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए। बाकी लोग प्री के लिए बस वही सब है जो जो अनुच्छेद की चर्चा हमने किया है, दोनों के बीच में क्या क्या संबंध है, संघ सूची, केंद्र सूची, जो भी है आपका राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये सब अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन फिक्स रखिएगा यहां से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।